प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो बैठे हैं उनसे भी पूछूंगी तो वो भी ये बोलेंगे कि जो घोषणाएं ऑलरेडी की वो धरातल पर उतरी कि नहीं, पहले उसका हिसाब दीजिए। और नहीं आप बजट में घोषणाएं करेंगे, वो तो ये पहले ही कह रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर करेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें कुछ काम करने नहीं है। जरा इस पर रिएक्शन दीजिए आप। ये चीज तो यहाँ स्पष्ट और हम सब लोग मानते हैं कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी चीज का रिजल्ट जनता का वोट और मतदान तय करता है कि सरकार कैसा काम कर रही है। भजनलाल सरकार ने 1 साल में जो काम किया उस पे जनता ने मोहर उपचुनाव में लगा दी। हमारी केवल 1 सीट उपचुनाव में थी, हम 5 सीट जीत के आए। इन कांग्रेस की 6 सीटें थीं, ये वहां तक सिमट कर रह गए, बिल्कुल नीचे आ गए। इससे स्पष्ट होता है कि भजनलाल सरकार जनता के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, गरीब वंचितों के लिए काम कर रही है, उद्योग के लिए काम कर रही है, राजस्थान की समृद्धि के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही मैं आपने मुझे पूछा कि पिछली घोषणाओं पर क्या हुआ और आगे की घोषणाओं पे क्या होगा, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि लक्ष्य दृष्टिगत हो सदा, कर्म करो दिन रात, मन में हो विश्वास दृढ़, होगा नया प्रभात। जी कटारा जी, आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोकना चाहूंगी। कोटा से तस्वीरें आ रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पहुंचे और आज चूंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है तो उन्हें माल्यार्पण करने की तस्वीरें, उन्हें नमन करने की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी कोटा में पहुंचे और शिवाजी महाराज को उन्होंने वहां पर नमन किया है। आज सुबह सुबह के वक्त में सीएम भजनलाल शर्मा भी राजभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करने के लिए पहुंचे थे। तो वीर योद्धा की जयंती और उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम, तमाम युवा एकत्रित हुए हैं। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है कोटा क्षेत्र, तो लगातार अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के दौरे पर रहते हैं और अभी फिलहाल शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं विधानसभा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज के बजट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। गतिरोध जो चल रहा है किस तरह से खत्म होगा, क्योंकि विपक्ष तो भी बात कर रहा है कि फोन टेपिंग पे आप बाहर तो जवाब दे रहे हो, सदन के अंदर जवाब नहीं दे रहे हो। देखिए, कल भी सर्वदलीय बैठक हुई थी और उनको ये बताया गया कि हम जब जिम्मेदारी से कह रहे हैं, लेकिन वो देसी कहावत है ना कि लाला जी की रीरी, तो उनकी एक रीरी हो गई है कि सदन में जवाब दो। उनकी बात उन्होंने रखी है लेकिन उनकी सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं, क्योंकि माननीय करोड़लाल मीणा जी स्वयं जिस अखबार को इस बात को कह रहे हैं उसमें खुद में ही उल्लेखित किया गया है कि माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में उनके फोन टेप होते थे और उसकी पुष्टि उनके ही दल के एक विधायक ने की, उसकी भी अखबार में खबर छपी कि माननीय अशोक गहलोत जी विधायकों के फोन टेप करा रहे थे और विधायकों के ही नहीं, उन्होंने एसएचओज के भी फोन टेप कराए जो कोर्ट तक मामला गया। हमारी सरकार किसी भी मंत्री विधायक का फोन टेप नहीं कराती, लेकिन लाला जी की रीरी और बच्चों जैसी जिद वरिष्ठ लोगों को शोभा नहीं देती। क्या जवाब देंगे सदन में? अगर एक ही मांग है कि सदन में जवाब नहीं मिलेगा तो फिर सदन बजट नहीं सुनेंगे। अब इसको सदन में ही देखेंगे। एक वो बड़ा काम सामने आया विजयनगर में, का मामला है। ब्लैकमेल करके 6-7 मुस्लिम साथ कांड किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, 4 को आपने अरेस्ट किया, 6 अभी फरार है। क्या है? देखिए, जो कानून के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ करें चाहे दूसरे मामले हों, उन सब में हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया तुरंत गिरफ्तारियां हुई हैं। बाकी जो भी इसमें आइडेंटिफाई होंगे उनकी तुरंत गिरफ्तारी करेंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे। जवाहर सिंह बेडम को अब एक बार फिर से वापस से बजट पर चर्चा पर आ जाते हैं। बजट
आने वाला है, कुछ ही देर का इंतजार। और नरेंद्र कटारा जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं और जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े उनका रुख करूंगी। आज के इस बजट में बीजेपी की सरकार, भजनलाल सरकार किस वर्ग को, किस सेक्टर को प्रायोरिटी दे सकती है, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए। प्राथमिकता क्या? नंदिनी जी बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वंचित और गरीबों के उत्थान के लिए, युवाओं को बलवान बनाने के लिए, नारी शक्ति की समृद्धि और सम्मान के लिए और उद्योग धंधे और युवाओं के विकास और विकसित राजस्थान के पथ पर आगे बढ़ेगी। ये हमारा आने वाला बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, ग्रामीण विकास को समर्पित होगा। ये विकासोन्मुखी बजट होगा और विकसित राजस्थान का मार्ग प्रशस्त करेगा। हर घर खुशहाली ले जाने वाला ये बजट होगा। हर घर खुशहाली ले जाने वाला ये बजट होगा। करणवीर सिंह जी, हर घर खुशहाली वाला बजट किस तरीके का होता है? क्या एक्सपेक्टेशन? विपक्ष में बेशक आप लोग हैं, लेकिन राजस्थान के वासी हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को इस सरकार से? नंदिनी जी, सर्व सुखाय सर्व हिताय की बात करके जब पिछला बजट इन्होंने पेश किया था तब बहुत बड़ी बातें की थी इन्होंने। अच्छे दिनों की याद दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार रिपीट हो चुके हैं और उसी कड़ी के अंदर इन्होंने इंसान को तो ठगा, जो ठगा देवों को भी नहीं छोड़ा। अभी हम देख रहे थे दिव्या कुमारी जी गोविंद देव जी के मंदिर गई थी, तो श्याम बाबा को भी इन्होंने ठगने का काम किया है। चाहे गोविंद देव जी की बात हो, चाहे खाटू श्याम जी की बात हो, 100 करोड़ रुपए लगाकर उनका शिलान्यास और विकास करने की बात थी उन दोनों मंदिरों में, दोनों पीठों में। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक सिंगल खोटा पैसा भी इस भारतीय जनता पार्टी ने इन मंदिरों में लगाया हो, उसकी डीपीआर या चर्चा भी, सर्वे भी किया हो तो आप बताइए। तो इन्होंने लूट तो देवों से स्टार्ट कर आदमी, महिला, बुजुर्ग, युवा, किसान, सबको लूटने का प्रयास किया है। लगातार नौकरियों के नाम पर इन्होंने लूट मचाई रखी। 1 लाख नौकरी 1 साल में देने की बात करने वाले लगातार पूर्ववर्ती सरकार की नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटकर अपनी पीठ थपथपा रही है। इनको सोचना चाहिए, किसानों को से किस तरह का वादा कर ये सत्ता में आए थे। इन्होंने किसानों को समर्पित होने की बात की थी, युवाओं को समर्पित होने की बात की थी, महिलाओं और के ऊपर जो आपराधिक आंकड़े थे उनके ऊपर बात की थी। 7% तो पॉस्को के अंदर आंकड़े अपराध के मामले बढ़े और लगातार ये बात सदन में भी स्वीकारी जा चुकी है। तो इन्होंने कहा कुछ है, करा कुछ, कहा बहुत कुछ है, करा कुछ भी नहीं है। ये लगातार हर मोर्चे पर फैल रहे हैं, बड़ी बातें अवश्य की है। उम्मीदें नहीं आपको? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको इस सरकार से कोई उम्मीदें नहीं, लेकिन थोड़ा सा सकारात्मक होकर देखने की जरूरत है कि अब ये देखिए 1 साल ही हुआ है, लेकिन अब वक्त है काम करने का। विपक्ष को उम्मीद होना नहीं होना वो तो बहुत बड़ी बात है। इनके मंत्रियों ने उम्मीद लगाना छोड़ दी है। आप देखें कड़ीलाल मीणा जी लगातार कब से इनका विरोध कर रहे हैं। ये किसी भी मामले में उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनसे परस्पर सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। जी और बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है ये तो यही बेहतर बता सकते हैं। फिलहाल आज हम तो बजट पर चर्चा कर लेते हैं। लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, अब बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, कुछ ही क्षणों का इंतजार, फिर बजट पेश हो जाएगा। बीजेपी कह रही है कि हर वर्ग को छूने वाला बजट होगा, कांग्रेस कह रही है ये सिर्फ बातें करते हैं, इन पर हमें कोई भरोसा नहीं कि धरातल पर कुछ करेंगे। जरा आप बताइए धरातल की सच्चाई। देखिए बिल्कुल 11 बजे सदन में बजट पेश किया जाएगा और चूंकि इस तमाम वर्गों से संवाद किया है, सभी वर्गों से संवाद खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने संवाद किया है। प्रयास ये रहेगा कि जिस विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करना चाहती है भजनलाल सरकार, वो तभी संभव होगा जब सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। गांव ढाणी का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, महिलाओं को सुरक्षा और समृद्धि मिलेगी, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनको पढ़ने के अवसर मिलेंगे, गरीब को पढ़ने का अवसर मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, किसान को सही दाम मिलेगा, तभी हम जाकर जो समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं, समृद्ध राजस्थान की बात कर रहे हैं, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने की बात कर रहे हैं, वो तभी साकार हो पाएगा। लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि लगातार हर वर्ग से सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद 1-to-1 संवाद किया है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग की बात हो, किसान वर्ग की बात हो, मजदूर वर्ग की बात हो, व्यापारी वर्ग की बात हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, इन सभी वर्गों को, यहाँ तक कि हमारे कलाकार हो, प्रयास किया गया है उन सबसे उनकी जरूरतों को जानने की और इसके बाद एक ऐसा बजट पेश करने का प्रयास भजनलाल सरकार करेगी कि कैसे सभी वर्गों को साधा जाए। हालांकि देखने वाली बात ये होगी बजट के बाद पिटारे में क्या निकलता है, कितनी उम्मीदों पर खरा उतरती है भजनलाल सरकार, ये बजट के बाद ही पता लगाएगा। हाँ, लेकिन ये तय है कि जो प्रयास किए हैं सरकार ने, जिस तरह एक संवाद किया है, जिस तरह सभी वर्गों को टच किया है, यही नहीं
कोशिश ये भी की गई है कि कई जिले जो लगातार विकास की दौड़ से पिछड़ रहे थे, उसके पीछे वजह क्या है, क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पा रहा है। कई दूर दराज के हमारे गांव जो सीमावर्ती गांव हैं, वहाँ पेयजल की, सिंचाई की दिक्कतों को ध्यान में रखा गया है। यानी कि हर जिले को लेकर अलग से जिस तरह संवाद किया गया है, उनकी जरूरतों को देखा गया है वहाँ। लेकिन उस संवाद से निकलकर जो आया, क्या उसका असर उस बजट पर दिखेगा? अभिषेक जैन जी, हम सिर्फ यहाँ पर आप चूंकि एजुकेशन सेक्टर को लेकर यहाँ पर बात करने बैठे हैं। जब मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करती हूँ तो यहाँ बात टीचर्स की भी होती है, यहाँ टीचर्स की भर्तियों की होती है, यहाँ पर बात कॉलेज बनाने की होती है, स्कूल बनाने की होती है, यहाँ पर बात इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कंट्रोवर्सी की भी आ जाती है। तो अभी प्रदेश किशोर आपको नजर आ रहा है, और आज के इस बजट से आप एजुकेशन सेक्टर को लेकर क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? जी, उम्मीदें तो हमने केंद्र सरकार का जो बजट आया था उसमें भी लगाई थी, लेकिन उसमें भी हम लोगों को नाकामी मिली। और राजस्थान सरकार का आज बजट पेश होना है, देखते हैं उसमें क्या, कौन सा पिटारा खुलता है, कौन सा पिटारा नहीं खुलता है। हालांकि 12 फरवरी को हम लोगों ने 10 मांगों को लेकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री जी को भेजा है। देखते हैं उसमें से हम लोगों को क्या मिलता क्या नहीं मिलता। जो हमने 10 प्रमुख मांगे रखी थी उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि अगर अभिभावकों को जागरूक बनाना है, उनको उनके बच्चों को शिक्षित बनाना है, तो अभिभावकों को जागरूक करने के लिए अभिभावक कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, जो पूरे राजस्थान में आज तक कभी भी नहीं हुआ। सबसे पहली प्रायोरिटी हम लोगों ने ये रखी थी। दूसरी प्रायोरिटी हमने ये कहा था कि कम से कम राजस्थान के अंदर गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए केजी से पीजी तक की फ्री शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। वो देखते हैं वो हमें मिलता ही नहीं मिलता। इसके अलावा आज सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो जो हमारे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी फीस है, जो जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी अभिभावकों के ऊपर कर रखी है, विद्यार्थियों के ऊपर कर रखी है, तो जो फीस एक्ट 2016 और 17 कानून जो वसुंधरा राजे सरकार के अंदर आया था, जो आज तक प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है, जबकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे चुका है। वर्ष 2021 के अंदर 2 बार ऑर्डर दिया, एक बार भी नहीं 2 बार, 3 मई 2021 और 1 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि फीस एक्ट लागू करवाया जाए, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं बरती गई है। तो हमने वो चीज भी राज्य सरकार को भेजी है कि इसके ऊपर सख्त कानून बनाया जाए कि स्कूलों के अंदर इस चीज की पालना सुनिश्चित हो। इसके अलावा आईटी के अंदर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आईटी के अंदर छोटी छोटी त्रुटियों को लेकर एडमिशन रोक दिए जाते हैं। तो सरकार से निवेदन ये किया है कि हम लोगों ने कि कम से कम जिन बच्चों को ये आईटी का प्रावधान मिला हुआ है, उसके अंदर ऐसी छोटी त्रुटि है जिसका कोई मायने नहीं रखती, उन त्रुटियों को हटाने का काम करें। इसके अलावा हम लोगों ने ये कहा है कि जो प्रदेश का जो जीडीपी है, जीडीपी का कम से कम ज्यादा नहीं तो मैं ये मान के चलता हूँ 10% तो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने ये कहा है कि जो जीडीपी है कम से कम 10% एजुकेशन सेक्टर के ऊपर डेवलप की जाए, जिससे देश और प्रदेश का विकास हो सके, समाजों का विकास हो सके, परिवारों का कल्याण हो सके। लेकिन जो लगातार हमने देखा पिछले बजट के अंदर वो लगभग 2% जीडीपी का बजट था हमारा। ठीक है, ये बात तो सच है कि जो बार बार हम यही कह रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं करेगी आज, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमारे साथ नटवर सारडा जी भी जुड़े हुए हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आज जो फाइनेंशियल कंडीशन है प्रदेश की, देखिए जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ इस सरकार को मौका दिया है, तो अब उम्मीद जब बड़ी होती है तो सर घोषणाएं भी अब ऐसी उम्मीद की जाती है कि बड़ी बड़ी होंगी। सरकार की फाइनेंशियल स्थितियां इस तरह की नजर आ रही है कि आज सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, क्या आपको क्या उम्मीद है? अभी 11 बजे बजट सेशन चालू हो जाएगा और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें ये सब पता लग जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशन के लिए अपन यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरा इसमें सोच ये है कि हर गवर्नमेंट जन कल्याणकारी कार्यों के लिए बनती है और करती भी है जी, लेकिन जन कल्याणकारी कार्य जो है वो जब तक विकास के कार्य नहीं होंगे उसके बिना संभव नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब हमें जन कल्याणकारी योजनाएं तो अपनी जगह आएगी, उसके लिए आपके पास में डिफरेंट एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि किस तरह की आनी चाहिए। लेकिन हमें पैसा कैसे आए, विकास कैसे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, इसके बारे में मेरे ये विचार है। तो इन स्पाइट ऑफ कि आप नए कॉरिडोर्स खोलने की बात करें, आप नए एक्सपेंशंस की बात करें, वो करें, लेकिन जो ऑलरेडी स्थितियां हैं उनको भी बेहतर करने पर चर्चा होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र जी आपका ही रुख कर लेती हूं। हम बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अब जरा हम किसानों की बात कर लेते हैं। किसान चाहता है कि मुझे जब बड़े उद्योगपतियों का आप कर्ज माफ कर देते हैं तो मेरा कर्ज भी माफ करने के लिए आप कुछ बोलें। किसान चाहता है कि आप इंटरेस्ट फ्री लोन मुझे भी दें। किसान चाहता है कि आप बिजली सिंचाई के लिए मुझे भी दें, पानी मुझे मिले ताकि मैं अच्छी फसल पैदा कर सकूं। राजस्थान की बंजर ज़मीनों में जो किसान उम्मीद खो चुके हैं
वहां के लिए आप पानी लेकर आएंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सब बातें ही हैं। अभी तक 1 साल में अभी तक बहुत कुछ हुआ नहीं है। तो किसानों के लिए क्या होना चाहिए, क्या घोषणा आज सरकार कर सकती है, क्या उम्मीदें करें हम सब? सच बेधड़क के माध्यम से मैं सभी दर्शक और प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भजनलाल सरकार, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद ने खेती की है और वो जानते हैं किसान का दर्द क्या है और किसान का उत्थान किस प्रकार से हो सकता है। और ऐसे मेरे मित्र अभी सीए साहब कह रहे थे और मेरे अपने शिक्षाविद भी कह रहे थे कि राजस्थान का विकास समग्र रूप से जब होगा जब हर क्षेत्र को इसमें लिया जाएगा। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने किसानों के साथ चर्चा की है, कर सलाहकारों के साथ चर्चा की है, युवाओं के साथ चर्चा की है, एनजीओ के साथ चर्चा की है, कर्मचारियों के साथ चर्चा की है, सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा की है। अब हम विशेष रूप से किसानों की बात करें तो आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं, भजनलाल शर्मा जी भी कहते हैं कि किसानों के उत्थान देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आप देखेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ERCP राम जल सेतु योजना पर विशेष फोकस किया है, क्योंकि किसान के जीवन में जल का क्या मूल्य है आप सब जानते हैं। खेती पूरी जल पे आधारित होती है। जल की उपलब्धता अगर हो जाती है, आप देखेंगे 50-50 फुट नीचे जल चला गया है, किसान की सारी लागत जल की सींचने में और फसल को सींचने में लग जाती है। तो हम सब पहले दिन से ERCP राम जल सेतु योजना पे काम कर रहे हैं। आप देखेंगे डूब क्षेत्र, बांध क्षेत्र में आने वाले गांवों के लिए हमने एकड़ों में जमीन अलॉट कर दी है, उनको विस्थापित करने के लिए। ERCP राम जल सेतु योजना के अंदर जो अतिक्रमण आ रहे थे उनको हटाने का काम चालू कर दिया है। इसी के साथ में 10,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हमने राम जल सेतु योजना के लिए कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, योजना का शिलान्यास किया और बड़े ही तीव्र गति से योजना बढ़ रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि किसान को हमने सोलर ऊर्जा के पंप देने शुरू कर दिए, जिससे किसान की कॉस्टिंग घटे और उसका लाभ बढ़े। इसके साथ ही आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी आऊंगा। इसके साथ ही हमने 2500 करोड़ से ज्यादा का ब्याज मुक्त ऋण हमने दिया है। हमने किसान कृषि कनेक्शन 1 लाख से ज्यादा हमने स्वीकृत कर दिए। हमने करीब करोड़ों की रुपए की व्यवस्था किसान के लिए हमने सब्सिडी के रूप में बिजली के बिलों में किए। इसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से छिड़काव हम करवा रहे हैं। हमने एक बार सुन लीजिए प्लीज, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। किसान ही जानना चाहता है, धैर्य रखिए उसी हाँ किसान बिजली कटौती कहाँ किया आपने किसानों के बताइए। क्योंकि कांग्रेस को शासन और करप्शन की जननी है, ऐसे नहीं चलेगा। विकास से लेना देना है। आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो मैं एक चीज बताऊंगा। करणवीर जी का ही रुक कर लेते हैं सर, सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। किसान तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा की तर्ज पर और राज्यों की तर्ज पर आप MSP ही तय कर ले तो हमारे लिए तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन MSP पर बात करती नहीं है सरकार। नंदिनी जी, अब आज क्या आप बेस्ट कर सकते हैं, उस पर हमारी नजरें टिकी हुई हैं। नंदिनी जी एक मिनट सुन लीजिए। MSP की हम बात करें, कांग्रेस ने MSP के नाम पर एक दाना नहीं खरीदा था। मैं आपको ये विधानसभा में कहा हुआ वक्तव्य है कि 3 लाख। ठीक है, एक सेकंड सर, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, लाइव तस्वीरें विधानसभा के बाहर की इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये काफिला पहुंचा है, प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा विधानसभा पहुंचे हैं। अब लगातार विधायकों का और नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और बजट आधा घंटा मात्र शेष है, वक्त सिर्फ आधा घंटा बचा है। और आप देखिए प्रेमचंद बैरवा, वासुदेव देवनानी, तमाम सीनियर लीडर्स पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में डिप्टी CM दिया कुमारी भी पहुंच जाएंगी, CM भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे और बजट जो है वो आप सबके सामने रखा जाएगा। मदन दिलावर पहुंच चुके हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, इनका भी बार बार जिक्र हो रहा है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र की उपलब्धि के लिए, शिक्षा क्षेत्र की बेहतरी के लिए क्या सरकार करेगी, क्या सुझाव मदन दिलावर जी ने दिए होंगे, इस विषय पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको विधानसभा के बाहर से दिखा रहे हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं। करणवीर सिंह जी, जब इन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया और इस बजट में भी बहुत सारी घोषणाएं होंगी, चाहे बिजली देने की बात हो, चाहे इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात हो, तो आप किस बात से आपको आपत्ति हुई? घोषणाएं करके ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती रही है और आ भी चुकी है। आप देखिए, ये कह रहे हैं भजनलाल जी किसान के बेटे हैं, तो मैं कटारा जो कहना चाहूँगा वही किसान उस नालायक बेटे को याद दिलाना चाहता है
कि सर आज कांग्रेस के प्रवक्ताओं को क्या हो गया है? नालायक बेटा बोला है मैंने। जितने भी मैं तो प्रवक्ता नालायक जुड़ रहे हैं, वो लोग अपनी नालायक बता तो रहा हूं कि आप माफी मांगे तो भाषा आपके साथ पर सही बैठूंगा, नहीं तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। नालायक बेटा बोला है मैंने। सर भाषा पर थोड़ा सही वापस है। लीजिए। आज बैक टू बैक सारी डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ताओं की भाषा समझ से परे है। वादा खिलाफ बेटा कह दूं, आप पहले वादा खिलाफ बेटा कह दूं, वापस लीजिए। आपने मैं गलत कह रहा हूं बोला है। वादा खिलाफ बेटा चलेगा। ठीक है, आप एक बार सर वादा खिलाफ चलेगा। आपने गलत बोला है, शब्द वापस लीजिए। आप अपना खिलाफ शब्द चलेगा। वापस ले लीजिए और आपने बात गलत पूरी बोला है, शब्द वापस कीजिए। लीजिए। ठीक है, लेट हिम शब्द वापस स्पीक। लीजिए आप। मैं कह रहा हूं वादा खिलाफ चलेगा। ठीक है, वादा खिलाफ स्वीकार बोलिए कीजिए। बोलिए। आपने मैं गलत कुछ शब्द पूछ रहा हूं बोला, ये आपसे। बोलिए। वादा मैं खिलाफ क्या कह रहा चलेगा हूं, आपको? आप ये बोलिए गलत शब्द। सर एक सेकंड, दिया कुमारी जी पहुंची हैं। ठीक है सर, इस पर अभी आ जाएंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी जी पहुंच चुकी हैं और अब विधानसभा के अंदर पहुंचेंगी। उसके बाद बजट पेश करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। ये देखिए, ये है बजट, ये वो ब्रीफकेस जिसमें बजट लेकर पहुंची हैं दिया कुमारी जी, और इसमें है राजस्थान का भविष्य जो आप सबके सामने अभी रखा जाएगा। अगले वित्त वर्ष का लेखा जोखा इस बजट में है और डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी की तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें होती है बजट के पहले की, जब वित्त मंत्री ब्रीफकेस में लेकर पहुंची हैं बजट उनके पास। और ये देखिए, काफी ज्यादा उत्सुक युवा वर्ग, महिलाएं ये जानने के लिए कि एक महिला वित्त मंत्री के पिटारे से महिलाओं के लिए क्या निकलता है। एक बार फिर से करणवीर सिंह जी का ही मैं रुक कर लेती हूँ। करणवीर जी, ठीक है, मैं जो अभी विवाद की स्थिति पैदा हुई वो ठीक है, कोई झूठ बोला आप है, अगर कोई वादा खिलाफी की है सर, बीजेपी के प्रवक्ता मेरी बात सुनिए सर, डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए सर। आपको इतने शब्द बोलूंगा, आप सोच नहीं सकते। पहले कहिए वो आप बोल सकते हैं, वो आपके कोई संस्कार है, कोई नहीं वो आप बोल सकते हैं, संस्कार है, प्लेटफॉर्म पर वो आप बोल सकते हैं, वो संस्कार है। सर डिबेट आगे बढ़ाने दीजिए। कांग्रेस संसारी पार्टी है, अपने ही मुख्यमंत्री को नकारा। करणवीर जी को अपनी बात, सर अब आगे बढ़ जाते हैं, उन्होंने शब्द वापस ले लिया है। सर शब्द वापस ले लिया है, वो नहीं बोलेंगे। सारे भ्रष्ट नालायक विधानसभा के बाहर की, सर एक सेकंड, दिया कुमारी जी, ठीक है सर, एक सेकंड, आप दोनों शांत हो जाइए सर। लाइव तस्वीरें मुझे प्लीज बताने दीजिए जनता को। थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची हैं। सर एक सेकंड राजपुरा जी, एक सेकंड, डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची हैं बजट लेकर और अब बजट थोड़ी देर में पेश हो जाएगा। अब सर उस शब्द पर हम चर्चा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने शब्द वापस ले लिया है, मैंने खुद आपत्ति दर्ज कराई, आप अपनी बात पूरी कीजिए। किसान आंदोलित रहते हैं सिंचाई के लिए, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर नहरों का पानी उसको नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे किसान का बेटे ने किसानों का भला कर दिया, तो क्या कहेंगे उसे? आप क्या कहेंगे? इस बजट के दौरान ही वहां आंदोलन चल रहा है। आप बताइए, जिस ग्रीन एनर्जी की बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, दोनों साथ में बोलेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। प्लीज अब थोड़ी देर में बजट आना है, टाइम कोई पॉजिटिवली यूटिलाइज कीजिए। जिस ग्रीन एनर्जी का नाम लेके, सोलर एनर्जी का नाम लेके हम बार बार वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उन खेतों का मालिक किसान आपसे लगातार गुहार कर रहा है, ओरन बचाने की मांग लगातार यहाँ का वहां का विधायक, चाहे वो निर्दलीय हो, पार्टी या पॉलिटिक्स की बात नहीं है, रविंद्र सिंह भाटी लगातार आंदोलित रहता है। वो ओरन के अंदर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उस ओरन को बचा हुआ वहां का किसान चाहना चाहता है कि वो कंपनी आएगी, हमारी जमीन हड़प के ले जाएगी, उसका निस्तारण कौन करेगा? ये लगातार ऐसी बातें हैं जो किसान का बेटा केवल वाहवाही लूटने के लिए नहीं, किसान का बेटा बनना है तो उसका काम करने के लिए बने। जैसे चाय बेचने वाले का बेटा बनकर आप सत्ता में आसीन हो गए थे, किसान का बेटा बनकर आप सत्ता में आसीन हो गए, फिर आप चाय वाले को भूल गए और किसान को भी भूल गए। आपने लगातार, मैं आपको बताऊंगा, ऑर्गेनिक आपने वादे किए थे पिछले बजट के अंदर, ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड की घोषणा की थी आपने, क्या आपने बनाया उसको? जैविक उत्पादों के प्रभावीकरण के लिए आपने जिलों में यूनिट बनाने की बात की, आपने उसमें एक कदम भी आपने आगे बढ़ाया। 2 वर्षों के अंदर एग्री क्लिनिक खोलने की आपने बात की थी, वो काम कहां तक हुआ? ये तमाम तरह की बातें थी जो पहले भी आपने किसान के साथ लूली चुपड़ी बातें करके वोट लेने का काम किया, और अब आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव आने, कटारा जी, मुझे नहीं समझ आता, यही जवान आपको आने वाले समय में कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास इतने सारे रीजंस हैं सरकार को घेरने के लिए, लेकिन जब वक्त आता है या फिर बीते 1 साल में आप लोग कहीं पर भी कोई आंदोलन करते
करते नजर नहीं आए। नंदिनी करणवीर जी, जी, आप कोई कैसे किसानों कह रहे के हैं लिए कहीं पे आपने आंदोलन, चाहे बहुत सड़क से बड़ी लेकर आपने सदन आवाज तक की उठाई हो बात हो, किसानों के लिए, तो मैं दिल्ली- जानूं। दिल्ली के अंदर भी आप ठीक देखिए है। किसान अपनी लगातार अब आगे बढ़ते हैं अभिषेक जी। लड़ रहा है। ठीक है। अब किसानों से- लगातार वहाँ लड़ाई लड़ रहा है और बचाने किसान अपनी लगातार लड़ाई लड़ रहा चलिए है। ठीक है, शांत करें अब बजट पर वापस आ जाते हैं। सर अब और भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। 1 मिनट जवाब देता सर, हूं। थोड़ा सा जल्दी किसान के बोलिएगा। बेटे ने क्या क्या किया है। किसान के बेटे भजनलाल ने किसानों को 1,07,000 कृषि कनेक्शन अलाउ किए हैं, स्वीकृत किए हैं। किसान के बेटे भजनलाल ने कृषि बिलों में 25,041 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। किसान के बेटे भजनलाल ने किसान सम्मान निधि में की लूट भी उसी किसान के बेटे ने की है। 653 करोड़ रुपए की 10% बिजली के बिलों में लूट भी उसी किसान के बेटे ने की 4 है। करोड़ रुपए की हेल्थ स्वीकृति सेक्टर दी पे आ है। जाते हैं। किसान के बेटे भजनलाल ने एक सेकंड, सर, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा, दोनों शांत हो जाइए। किसान के बेटे भजनलाल ने सर, ऐसी डिबेट नहीं बढ़ पाएगी। सॉरी करणवीर जी, एक सेकंड। सर आपका टर्न हो गया। एक मिनट अभिषेक जी प्लीज आप बताइए। हेल्थ सेक्टर पर मैं आ जाती हूँ। हेल्थ सेक्टर की अभी जो स्थिति है, हेल्थ सेक्टर की, सर एक सेकंड सर प्लीज। कांग्रेस के प्रवक्ता हेल्थ सेक्टर, बीच में बोलता है। मैं मेरी बात कहूंगा उसके बाद सर मेरी बात सुनिए। और भी प्रवक्ता हैं, और भी प्रवक्ता हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। एक बार पूरी बात कहूंगा उसके बाद आगे सर प्लीज, मेरे पास लिमिटेड टाइम है मुझे। और नहीं सॉरी सर, एक सेकंड, पीछे बोलने से मना कीजिए। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। किसानों के लिए क्या-क्या अभिषेक किया जी, है, पार्टी हेल्थ की बात सेक्टर पर बताऊंगा आ मैं। जाते हैं। अस्पतालों की बात हो जाती है। राजस्थान में बीती सरकार ने सपने दिखाए कि अब गरीब भी प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करवाएगा। और बहुत सारी क्या होता है कि हर बार नई सरकार बनती है और बीती सरकार की योजना का कभी नाम बदल देते हैं, कभी बोलते हैं आपको नए कार्ड बनवाने हैं। अब जो सरकार है वो कह रही है जो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है हम उसे बढ़ाएंगे। अब चिरंजीवी योजना के तहत तो 25 लाख रुपए के इंश्योरेंस की बात हुई थी, अब ये 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। 10 लाख की बात कर चुके हैं अब इस बार के बजट में भी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हेल्थ सेक्टर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बेहतरी की उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से ये जो चिरंजीवी आयुष्मान योजना की हम बात करें, तो जिस प्रकार से हम उसकी बात करते हैं, तो पिछली सरकार के अंदर तो क्या होता था कि हर 3 महीने में वो रिन्यूअल हुआ करता था। लेकिन अभी प्रेजेंट में वर्तमान सरकार ने जो 3 महीने का जो रिन्यूअल प्रोसीजर था उसको भी एडवांस कर दिया है कि अगर आपका रिन्यूअल अगर 3 महीने पहले अगर होगा तो ही आपको 3 महीने बाद इलाज मिलेगा। तो ये कौन सा स्वास्थ्य मॉडल है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन यही करना चाहूंगा कि अगर आप पॉलिसी देना चाहते हो तो सरल पॉलिसी दे दो। ऐसी पॉलिसी मत दो कि भाई जरूरत तो आज है लेकिन आप उसको लागू करेंगे 3 महीने बाद। तो 3 महीने में अगर वो आदमी मर गया तो उसको पॉलिसी का क्या असर डालेगा वो? तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन ये करना मतलब कुछ चाहूंगा। कह रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी अभी क्या है कि जो ग्रामीण अंचल से व्यक्ति भी आता है, सर ये तो मेरे आंखों देखी बात है, बड़ी कंफ्यूजिंग की स्थिति है। उसको ये उनको ये नहीं पता हम अपना जनाधार कार्ड दिखाएं। भामाशाह लोगों के दिमाग में अब भी चल रहा है। चिरंजीवी में कंफ्यूजन है, आयुष्मान में कंफ्यूजन है। मतलब सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम बदल देती है, उसके बाद आम आदमी परेशान होता रहता है। मैडम मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो सिंगल विंडो की पीसीआर बात मुझे होती फिर से है, बताइए क्या लेकिन कमांड आपने दी है? चलिए सीधा लेकर चलते हैं विधानसभा। बालमुकुंद आचार्य विधायक हवा महल से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सरकार बनने के पश्चात पहला जो बजट दिया था उसको विपक्ष ने भी वाहवाही की थी और विपक्ष ने भी ये कहा था कि राजस्थान की जनता ने ये सोचा था कि ऐसा बजट तो अंतिम में आता है, क्योंकि विपक्ष अंत में ऐसी घोषणाएं करता है जो पूरी नहीं होती। लेकिन राजस्थान सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने और उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी ने ऐतिहासिक चौर विकास के लिए बजट दिया। इसीलिए कहते हैं डबल इंजन की सरकार। उसी क्रम में जो हमारा संकल्प है, क्या युवा, क्या किसान, क्या मातृशक्ति, किसी भी गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा हमारी राजस्थान की जनता को हम लोग क्या उनका आशीर्वाद ले सके, किस प्रकार से राजस्थान का विकास कर सके, उसी क्रम में ऐतिहासिक बजट आज फिर आने वाला है। भले वो हमारा अध्यात्म हो या हमारा पर्यटन हो या हमारे किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, उसके लिए ऐतिहासिक बजट आज आप लोग भी आश्चर्यचकित रहेंगे। और विपक्ष इस बार डबल ताली बजाकर धन्यवाद और देने वाला है जिस प्रकार का बजट इस बार आएगा। इसलिए मैं पूर्व में ही सबको लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाना चाहूंगा कि आज शिवाजी महाराज का जयंती भी मना रहे हैं, गुरु गोपिलकर जी भी मना रहे हैं और हमारा ऐतिहासिक बजट गणेश जी के दिन, बुधवार के दिन आने वाला है। तो उसकी पूर्व में बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अजमेर कांड की ये दुखद घटना है और हम लोग पूर्व से ही इस बात को लेकर
लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे और ये बताते रहे कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं, भले वक्फ बोर्ड के नाम पे लैंड जिहाद हो या बच्चियों को कहीं कोई गुमराह करके किसी रूप में लोभ लालच में या उनको तलवार बंदूक की नोक पर उनके साथ में ऐसे कुकृत्य करने वाले हों, ये लव जिहाद जो इस प्रकार के चल रहे, आप देखिए ये भाजपा का शासन है, इस प्रकार के लोग पकड़े जा रहे हैं। और जब 2023 पहले जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, जब इन बातों को हम लाया करते थे तो जो शिकायत करता था उसी पर केस दर्ज कर दिया जाता था, बल्कि लव जिहादियों को नहीं पकड़ा जाता था। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है कि आज तुरंत पता चलता है, चलते के साथ ऐसे खुलासे हो रहे हैं और ये लव जिहादी पकड़े जा रहे हैं और कड़क सजा इनके साथ होगी और आगे ऐसी घटना न घटे उसके लिए भी पुख्ता उपाय होगा। ठीक है, थैंक यू। ये लोग बातें खाओ। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को उन्होंने कहा कि ऐसा बजट पेश होगा कि विपक्ष के नेता भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और वो भी इस बजट का स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है, कितना स्वागत करेंगे नहीं करेंगे मैं जान लूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता से, लेकिन अगर ये बात सच है कि अगर सर कुछ अच्छी बातें होती हैं तो उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एक बार मैं नटवर जी का रुख कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। नटवर जी, क्या वाकई बाल मुकुंद आचार्य जो विधायक है उनको आपने सुना, आपको लग रहा है कि इस बार बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिनसे जनता को खुशी मिलेगी? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स चाहते हैं कि जयपुर में मेट्रो का एक्सपेंशन होना चाहिए, जो लोग सड़कों पर ट्रैफिक में हमेशा फंसे रहते हैं वो चाहते हैं कि जो ये हाईवेज हैं इनका एक्सपेंशन हो, इनको और ब्रॉड किया जाए और अच्छी सड़कें हों। तो इस तरह की घोषणाएं होना बिल्कुल तय माने कि होंगी। अभी जो बाल मुकुंद आचार्य जी ने बात करी कि डबल इंजन की सरकार है, तो इस पे मैं भी थोड़ा सा मेरा पॉजिटिव कमेंट दूंगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी पिछले एक साल में नोट करी है कि जो सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसका लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो सेंटर में है, ऐसा नहीं कि विपक्ष की सरकारों को भी वो स्कीम्स नहीं देती है, वो देती है, लेकिन कई बार विपक्षी सरकारें अपना नाम नहीं होना चाहिए, उसका नाम नहीं होना चाहिए, चक्कर में लेती नहीं है। लेकिन यहाँ अब की बार ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अब की बार मैंने चीज़ देखी है कि एक तो सबसे पहले अपन को इस बात समझनी पड़ेगी कि ज़्यादातर स्कीम्स है वो सेंट्रल फंडेड होती है, चाहे आप एजुकेशन में ले लो, हेल्थ में ले लो, वाटर में ले लो, एग्रीकल्चर में ले लो, फंड सेंट्रल से बहुत सारा आता है। इस फंड का सही उपयोग होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि यदि इस बार यदि इसका सही उपयोग हो गया तो राजस्थान बहुत फ्लोरिश करेगा। और जो मैंने पिछले साल समझा कि भजन लाल जी की सरकार है वो सेंट्रल से फंड ला भी रही है और उसका यूज़ भी कर रही है। सेंट्रल से नहीं तो हमने देखा कि पहले कई फंड स्लैप्स हो जाते थे, अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है, वो इसका मैक्सिमम यूज कर रही है। और सबसे बड़ा जो हमने देखा राइजिंग राजस्थान, जिसमें रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। और मेरा मानना है कि अब की बार जो इम्प्लीमेंट होंगे, हालांकि पास्ट हिस्ट्री देखेंगे क्योंकि ये इट इज़ ए एनुअल फीचर, हर गवर्नमेंट लाती है इस तरह का, लेकिन वो 10 से 15% ही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन इस बार मेरे को लगता है कि क्योंकि जो फॉलोअप है उससे अच्छे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होंगे और ये भी अपने आप एक रिकॉर्ड बनेगा। तो जब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो मिल रहा, आपने एक बात कही थी कि भाई सड़कों की बात करी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मेरा ऐसा मानना है कि ये सब पुरानी बातें हो गई, पुराने जुल्म है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हाईवे डेवलप किए हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान से निकल रहा है। सर आप अजमेर हाईवे को ले लीजिए आप, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे फ्लाईओवर्स की स्थिति, आप अजमेर हाईवे सबसे बड़ा एग्जांपल है, कितना बड़ा हादसा हो गया सर। इसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही कहेंगे हम कि आप देखिए कि कुछ फ्लाईओवर्स कई वर्षों से बन रहे हैं और पता नहीं क्या कारण है कि इतनी बुरी स्थिति ट्रैफिक की, हर दिन आदमी जूझता है, बारिश के समय में सर्विस लेन में गड्ढे, सड़कों पे बुरे हालात। तो हाईवेज की स्थिति सर हम ये बोले कि बहुत अच्छी है, ऐसा हम, क्योंकि हम और आप खुद देख रहे हैं ट्रैफिक की क्या स्थिति है। मैं नेशनल हाईवेज की बात कर रही हूँ, तो उस विषय पर तो सरकार को सोचना चाहिए। ऑल्दो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मामला है, लेकिन स्टेट का, अगर आपने बात करी है, मैं खुद पगरोटा रहता हूँ, जयसिंहपुरा के अंदर रहता हूँ, डेली आता जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। तो मैं भली बाती वाकिफ हूँ। जिस प्रकार से भाई साहब ने कहा, नरेंद्र जी ने, कि भाई ये पुरानी बातें हो चुकी है, जुमले वाली बातें हो चुकी है, तो एक बार मैं इनको निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर के जो आउटर एरियाज है, चाहे आप टोंक रोड ले लो, उसमें वाटिका वाली रोड ले
लो, चाहे मालपुरा वाली रोड ले लो, ठीक है। अजमेर रोड ले लो, जयसिंहपुरा ले लो, इधर ये आपका बागरोटा या तो ये तो राजधानी की बात है, तो राजधानी में जब इतनी प्रॉब्लम है तो आप और सोचिए कहीं की बात नहीं बता। और छोटे शहरों में मैं ये मानता हूँ अन्य जिस शहरों प्रकार में से क्या भाई साहब ने स्थिति कमेंट होगी? किया है, तो भाई साहब ने जो कमेंट किया वो केवल और केवल अपने मैं सिविलियन एरिया के आपको अंदर उसी बात पे आ रहा था, इन्होंने मैं आपको उसी बात पे आ रहा था कि देखो नेशनल हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, मैं उसी बात पे आ रहा था कि अब अपन को स्टेट हाईवे को भी उससे कनेक्ट करना है, ठीक है। इस पे खर्चा करना है और ठीक है, गवर्नमेंट राजपरा। निश्चित रूप से कर रही है। जी 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 अच्छा ठीक है, पहले आप बोल दीजिए, फिर उसके बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका सच बेदर्द का समय बहुत उपयोगी है, आप इसको बर्बाद ना करें, बारी बारी अपनी बात करें तो ठीक रहेगा, नहीं तो क्या होगा कि हम यहाँ बैठ के चले सर जाएंगे और बर्बाद तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, मैंने ठीक तो है। हर प्रवक्ता तो को मैं- मौका दिया और जी, जी, सबसे बिल्कुल। ज्यादा आपको मौका ठीक है, दिया, आप बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं? मुख्यमंत्री जी आ गए सर, सीएम भजनलाल शर्मा आ चुके हैं, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला पहुंच चुका है। आज खुलेगा वित्त मंत्री दिया कुमारी के बजट का पिटारा, क्या कुछ निकलेगा, क्या होगा खास? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये बजट निर्मित हुआ है, क्योंकि संवाद बजट से पहले हर वर्ग के साथ हुआ है, तो हर वर्ग को तवज्जो मिलेगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र जी कहना चाह रहे हैं बजट को लेकर कुछ। सर फाइनल कॉमेंट सभी से ले लेते हैं, आप बोलिए। सच बेधड़क में बात चल रही थी, किसानों का भला होना चाहिए, हाँ। और किसानों के लिए क्या मिला और क्या मिलेगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि किसान के बेटे मैं बता देना चाहता हूं, किसान के बेटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किसानों को 1,07,000 कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। किसानों के कृषि बिलों में 25,041 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। किसान सम्मान निधि में 653 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। किसान के बेटे भजनलाल ने 70 लाख किसानों को 704 करोड़ रुपए की स्वीकृति सम्मान निधि में दी है। सिंचाई परियोजनाओं पर किसान के बेटे भजनलाल ने 5,451 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं और 25,125 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण किसान के बेटे भजनलाल ने राजस्थान के किसानों को दिया है। किसान के बेटे भजनलाल ने रबी की फसल में 3.53 लाख मैट्रिक टन रबी की फसल खरीद की है अपने और खरीफ की फसल 2.54 लाख मैट्रिक टन खरीद की है। आने वाले बजट में पूरा युवा, किसान, महिला और उद्योगपति में, देखो गलत बात, फिर मैं एक मिनट सब लोग ले लीजिए। भजनलाल ने युवा, अभी आ रही हूँ महिला, राजपुरा जी। उद्योग और गरीब के लिए काम किया है।